नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट कॉम में। मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है गुलशन नंदा का उपन्यास शीशे की दीवार का चौथा और अंतिम भाग। पहले की 3 भाग और इस चौथे भाग को मिलाकर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ आप चारों भाग एक साथ देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जाकर वीडियोस पर भी क्लिक करेंगे तो भी आपको सभी उपन्यास दिखाई दे जाएंगे। तो प्रस्तुत है गुलशन नंदा का शीशे की दीवार का चौथा भाग। फरखान मियाँ बगल में अखबारों का ढेर उठाए नवाब शौकत अली खां की बारादरी में आए। नवाब साहब उस समय अपने ध्यान में मुनीम जी के साथ बैठे कुछ आवश्यक कागज़ों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें फरखान के आने का ज्ञान तब हुआ जब उसने अखबारों का ढेर फर्श पर फेंकते हुए जोर से कहा, अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम फरखान मियाँ। नवाब साहब चौंकते हुए उनकी ओर देखकर बोले, कहाँ चले गए थे इतने दिनों? फिक्र मत कीजिए, जेल नहीं गया था दोबारा, यूं ही अमरोहा चला गया था। ओह। नवाब साहब ने लंबी सांस खींची और फिर आश्चर्य से फर्श पर बिखरे हुए अखबारों को देखने लगे। फरखान उनका कौतूहल दूर करने के लिए बोला, लखनऊ का नया अखबार इंकलाब, तमाम महीने के पर्चे इकट्ठे कर लाया हूँ। ओह, समझा। आप शायद यह बताने आए हैं कि सलीम ने यह अखबार निकाला है। यह हम पहले से जानते हैं। यह तो आप जानते हैं, लेकिन इसकी खबरें तो आपने नहीं पढ़ी, इसलिए कि आपके घर की चारदीवारी के अंदर इस पर्चे का आना मना है। यह ठीक है, आज आपकी गुस्ताखी को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, आइंदा ख्याल रखें। लेकिन मैं इस मकसद के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आपको नई खबर सुनाने के लिए आया हूँ। क्या? न चाहते हुए भी नवाब साहब ने पूछ लिया। कल के शुमारे के एक कहानी सौतेली माँ के उन्वान से निकली है। लखनऊ भर में खलबली मच गई है। ऐसी क्या बात है? कोई राज अफशा किया गया है कहानी के जरिए। एक नवाब ने अपनी महबूबा के लिए बीवी को मार डाला। फरखान मियाँ। रज़िया की कड़कती हुई आवाज़ ने फरखान मियाँ की जबान बंद कर दी और तीनों गर्दन उठाकर उसे देखने लगे। वह शायद फरखान मियाँ को देखते ही किसी शंका से चुपके से उसके पीछे चली आई थी। क्षण भर रुककर रज़िया फिर बोली, सलीम मियाँ क्या कह रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? आपको इससे कोई वास्ता ना होना चाहिए। आइंदा अगर आपको इस घर में आना हो तो आग पर तेल छिड़कने की कोशिश ना कीजिएगा। बेगम साहिबा, आप इसे मेरी इल्तजरा समझिए या हुक्म। रज़िया ने उसी आदेश में कहा और बिना बात किए अंदर चली गई। फरखान चुपचाप उसे जाते देखता रहा। जब वह आंखों से ओझल हो गई तो वह नवाब साहब की ओर सिर झुकाकर बिखरे हुए अखबार उठाने लगा। मत उठाइए इन्हें, यहीं रहने दीजिए, नवाब साहब ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए कड़क कर कहा। फरखान से कोई उत्तर न बन सका और जो विष वह वहाँ उगलने आया था स्वयं उसको निगल गया और वह अखबार वहीं छोड़कर चुपचाप उन्हीं पांव वापस लौट गया। रात को जब नवाब साहब सोने वाले कमरे में आए तो रज़िया कुछ पढ़ रही थी। नवाब साहब को देखकर उसने झट से अखबार तकिए के नीचे छिपा लिया, किंतु नवाब साहब को यह समझने में देर न लगी कि वह इंकलाब में छपी इस कहानी को पढ़ रही थी। उन्होंने एक सरसरी दृष्टि कमरे में डाली और मुस्कुराकर बेगम को देखने लगे। रज़िया झट उठकर बिस्तर पर सिलवटें दूर करने लगी। कहिए, सौतेली माँ कैसी रही? नवाब साहब ने अचानक उसके मस्तिष्क में हुई उलझन का अनुमान लगाते हुए पूछा। बहुत खूब, लिखने का ढंग बिल्कुल नया है, रज़िया ने जवान की कपकपी को ओठों तले दबाते हुए उत्तर दिया। ढंग ही नया है या कुछ पुख्तगी भी है? नवाब साहब ने झट दूसरा प्रश्न किया। अब कि उनका स्वर गंभीर था। जवान शुश्ता है, जो हुई, लेकिन ख्यालात कुछ बिखरे हुए हैं, हकीकत से दूर। किस लिहाज से? उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। मुझे अपनी माँ का कातिल ठहराया है। लिखा है आपकी दौलत की खातिर मोहब्बत की आड़ लेकर मैंने उनकी अम्मी को जहर दे दिया था। उसकी यह मजाल। वह एकाएक क्रोधित होकर चिल्लाए और कमरे में चक्कर काटने लगे। लेकिन यह तो एक कहानी है। होगी। वह फर्जी कहानियाँ लिखकर मुझे शहर में बदनाम करना चाहता है। करने दीजिए। आपका करने दूँ? नवाब साहब ने चिल्लाकर रज़िया की बात काट दी और उसी स्वर में बोले, मैं उसका अखबार बंद करा दूंगा। बाखुदा,
ऐसा मत कीजिए, वह नादान है। हमें तो अपना फर्ज पूरा करना है। मेरी मानिए, अमरोहा की जायदाद उन्हें दे दीजिए। बेगम, तुम उस नालायक की सिफारिश मुझसे करती हो? मैं उसे फूटी कौड़ी भी न दूंगा। क्रोध से नवाब साहब की सांस फूल गई। रजिया चुप हो गई और सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। वह डर रही थी कि कहीं क्रोध में फिर हृदय रोग का दौरा न पड़ जाए। बेगम, बड़ी देर मौन रहने के पश्चात तकिए का सहारा लेते हुए उन्होंने रजिया को संबोधित किया। रजिया उनकी बात सुनने के लिए समीप आ गई। ऐसा मालूम होता है कि मुझे किसी दुश्मन की कोई बड़ी ताकत सलीम की पीठ पर है। वह क्यों कर? रजिया ने पूछा। अखबार निकालना कोई खेल नहीं, बड़ी रकम चाहिए इसके लिए। सुना है एक आलीशान दफ्तर और छापाखाना भी लगा दिया गया है। आप बहस न कीजिए, सलीम मियाँ आखिर जवान हैं, उभरने की तमन्नाएं, हिम्मत करने दीजिए। वाह खूब, आज बाप को बदनाम कर रहा है, कल सरकार को कोसेगा, और किसी इनकलाबी या फिरका परस्त पार्टी का लीडर बन गया तो हमारा सबका जीना हराम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, रजिया ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। यह तुम कैसे कह सकती हो? यूं ही मुझे कुछ यकीन सा है, मेरा दिल कह रहा है, मुझे खुदा और ईमान पर भरोसा है। इतने में शवरातन भीतर आई और नवाब साहब के लिए दूध का गिलास रखकर चली गई। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे सोचते रहे और फिर रजिया उठकर सोने के वस्त्र बदलने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। उसके चले जाने पर नवाब साहब क्षण भर वैसे ही स्थिर बैठे रहे और फिर तकिए के नीचे छिपा इंकलाब का पर्चा निकालकर पढ़ने लगे। उस दिन के बाद इंकलाब प्रतिदिन नवाब साहब के घर में आने लगा। पर्चा हर प्रकार से अच्छा था और जनता के विचारों का प्रतीक, इसलिए शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया और लखनऊ के प्रसिद्ध समाचार पत्रों की पंक्ति में गिना जाने लगा। नवाब साहब को मन ही मन बेटे की इस सफलता पर प्रसन्नता होती, किंतु उसकी हट से वे दुखी थे। इधर सलीम अपनी सफलता और प्रसिद्धि पर फूला नहीं समा रहा था। अब साहित्यिक गोष्ठियाँ, सामाजिक जलसों और राजनीतिक समारोहों में उसे मान मिलता। इसके लिए वह खानम भी मुमताज़ और नवाब साहब का कृतज्ञ था, जिन्होंने सहायता देकर उसे इस योग्य बना दिया था। वह प्रायः सोचता था कि यदि उसकी सौतेली माँ बीच में ना होती तो उनके अब्बा उसकी असाधारण सफलता पर कितने प्रसन्न होते, किंतु उस बेचारे को क्या पता कि उसकी सफलता का श्रेय उसी अभागन के कारण था। रजिया यह नाटक रच तो चुकी थी, किंतु हर समय उसके मस्तिष्क को यही डर घेरे रहता कि यदि खानम का रहस्य उसे ज्ञात हो गया तो वह उसका बैरी बन जाएगा। अब एक ही उपाय था उसके पास, और यह कि वह उसके मार्ग से चुपचाप हट जाए, किंतु यह कैसे हो, यह उसकी समझ में ना आ रहा था। मुमताज़ परीक्षा में सफल रही थी। अब उसकी परीक्षा का अंतिम वर्ष था और घर में उसकी शादी ब्याह की चर्चा चलने लगी थी। यह भनक सलीम के कानों में भी पहुंची थी और वह डर रहा था कि कहीं यह जीवन का निर्णय उसके विरुद्ध न हो जाए। मिर्जा जी के सामने वह जबान न खोल सकता था। उनका सहारा तो स्वयं मुमताज़ ही थी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि उसके हॉस्टल से आते ही उस पर अपने मन की इच्छा प्रकट कर देगा। मुमताज़ की प्रतीक्षा में वह आज घर से बाहर ना गया और जब वह आई तो जानबूझकर गुसल घर में घुस गया, जिससे उस पर प्रकट ना हो कि वह उसके लिए व्याकुल था। मुमताज़ ने ऊपर आकर शीशे की अलमारी को धीरे से ठोका, किंतु जब भीतर से कोई उत्तर ना आया तो वह पर्दा उठाकर उसके कमरे में चली आई। सलीम वहाँ नहीं था। उसने दाएं बाएं झांका और फिर गाँव तकिए का सहारा लेकर फर्श पर बिछी चांदनी पर बैठ गई। सलीम शायद कविता लिखते लिखते उठा था। उसने सामने रखा कागज उठाकर लय से कविता पढ़नी आरंभ कर दी। सलीम गुसल घर में उसके मुख से अपनी कविता सुनता रहा और जब वह कविता समाप्त कर चुकी तो वह पाँव की आहट दबाए बाहर आ गया। मुमताज़ कागज पर कुछ लिख रही थी। सलीम चुपचाप पीछे खड़ा उसे देखता रहा। ओए अल्लाह! अचानक कागज रखकर उसने पीछे देखा और सलीम को देखकर अनायास चिल्लाई और भागकर पीछे की अलमारी की ओट में छिपने लगी कि सलीम ने उसे रोक लिया और बोला, कहिए, नज़्म पसंद आई? अच्छी है। उसने पलकें उठाकर सलीम को देखा। इस कागज़ में? उसने मुमताज़ के हाथ में कागज़ को देखकर पूछा। कुछ नहीं, यूं ही। मुमताज़ ने मुट्ठी में कागज़ को भींच लिया। लाइए देखूं। सलीम मुस्कुराकर उसके हाथ से कागज़ लेने को बढ़ा। मुमताज़ ने कागज़ फर्श पर गिरा दिया और स्वयं संकोच से भागकर शीशे की अलमारी की ओट में खड़ी हो गई। सलीम ने झुककर कागज़ उठाया और ऊंचे स्तर में पढ़ने लगा।
लिखा था, अपने बेकरार दिल को लिए आई थी, पर शूमिय नसीम की मुलाकात ना हो सकी। मायूस होकर लौट रही हूँ। आपकी नई नज़्म पढ़ी, बेहद पसंद आई। सोचती हूँ क्या आपके दिल में भी वही मोहब्बत के जज्बात हैं जिसका इजहार इन अशआर में हुआ है। इस नज़्म के लिए उन्वान सूझा है, शीशे की दीवार। मौज भी है, दो दिलों की मोहब्बत आपस में दीवार ही तो है, शीशे की, जिससे दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। दोनों तरफ अक्स है एक ही जज्बात का। अच्छा, खुदा हाफिज। शीशे की दीवार सलीम ने इन शब्दों को दोहराया और कागज को सीने से लगाकर अलमारी के उस पार खड़ी मुमताज़ को देखने लगा, जिसका धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। कुछ सोचकर यह थोड़ा और आगे बढ़ा और मुमताज़ को संबोधित करके बोला, हमारी चाहत के दरमियान यह दीवार कब तक रहेगी? जब तक आप बुज़दिल हैं इसे तोड़ नहीं सकते। मुमताज़, भावनापूर्ण स्वर में सलीम धीरे से बोला, क्या करूं? शर्म इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आपके अब्बाजान के सामने जबान खोलूं। ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? तब अपने अब्बाजान से कहलाएं। नहीं मुमताज़, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। वह एकाएक गंभीर हो गया। सोच लीजिए, डरती हूँ कहीं। यह कहते कहते वह रुक गई। क्या इस शर्म के पर्दे में कहीं आप मुझसे जुदा ना हो जाएं? नहीं नहीं मुमताज़, ऐसा मुमकिन नहीं। समझ नहीं आता क्या करूं। वह कहते कहते रुक गया और फिर बोला, मिर्जा जी तुम्हारी शादी का जिक्र कर रहे थे। मुमताज अभी इस बात का उत्तर न दे पाई थी कि बाहर छत पर किसी के पाँव की आहट सुनाई दी। उसने खिड़की में से झांका और रजिया को इधर आते देखकर छट दबे पाँव पिछले द्वार से खिसक गई। सलीम को उसके आने का पता भी न चला और अपने ध्यान में अब तक वह शीशे की अलमारी की दूसरी ओर खड़ा उससे बातें किए जा रहा था। रजिया धीरे से आकर अलमारी के इस ओर मुमताज़ के सामने खड़ी हो गई। सलीम के ओठों पर मुमताज़ का नाम सुनकर वह ठिठकी और यह सोचकर कि शायद मुमताज़ भीतर बैठी हो, उसने चिलमन में से झांक कर देखा। सलीम अकेला दीवार से लगा अपने ध्यान में मुमताज़ से बातें कर रहा था। रजिया कान लगाकर उसकी बातें सुनने लगी। तुम खामोश क्यों हो मुमताज़? मुझसे खफा हो क्या? अगर तुम चाहो तो मैं मिर्जा जी को खानम बी से कहलवा दूं। मुझे उम्मीद है वह ज़रूर मेरी मदद करेंगी। मुमताज़, बोलो ना। सलीम उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ा था। रजिया क्षण भर तो चुपचाप सोचती रही और फिर बोली, सलीम मियाँ। खानम बी की आवाज़ सुनकर सलीम एकाएक चौंक उठा और झट दीवार से हटकर परे हो गया। रजिया ने उसकी घबराहट का अनुमान लगाया और मुस्कुराते हुए बोली, क्या मुमताज़ यहाँ आई थी? जी। मुमताज़ नहीं तो शायद आई थी। वह बौखलाया और मेरी आवाज़ सुनते ही यहाँ से भाग गई। सलीम ने कोई उत्तर न बन पा रहा था। वह घबराकर बोला, मुमकिन है आई हो और भाग गई हो। अजीब बात है। रजिया मुस्कुराई। हाँ कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सलीम बी खानम का यह प्रश्न सुनकर कपकपा गया। बोलिए ना, घबराइए नहीं, साफ साफ कहिए। रजिया ने उसे चुप देखकर दोहराया। कहते हुए डरता हूँ। वह हिचकिचाते हुए बोला। क्यों? कहीं आप बुरा न मान जाएं? इससे क्या होगा? मेरे लिए बहुत कुछ। इतना ख्याल है आपको मेरी नाराज़गी का? जी, इसलिए तो। क्या? सोचता हूँ दिल की बात आपसे कह दूँ कि नहीं। कहिए, ज़रूर कहिए। वादा रहा, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तो कह दूँ? उसकी आंखों में एकाएक चमक आ गई। आप मिर्जा जी से कहकर। शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ हाँ कहिए। मैं मुमताज़ से शादी करना चाहता हूँ। क्षण भर रुककर वह एक ही सांस में कह गया। रजिया चुप हो गई। सलीम यह सोचकर कि उसने यह बात बी खानम से कहकर अपनी निर्लज्जता का प्रमाण दिया है, घबराए जा रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। जब बड़ी देर तक रजिया ने कोई उत्तर न दिया तो उसने थरथराते सुर में फिर कहा, माफ़ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई। नहीं सलीम मियाँ, बल्कि मुझसे एक बड़ी भूल। वह क्या? उसकी बात पूरी होने से पूर्व ही कौतूहलवश सलीम ने पूछा। कल ही एक घराने में बातचीत पक्की की है। ओह, तो क्या मुमताज़ की सगाई हो गई? सगाई तो नहीं, जवान दे दी है, और वह भी मेरे जरिए। अगर तुम दोनों में से एक ने भी जरा सा इशारा कर दिया होता तो यह गलती ना होती। ओह। सलीम ने एक लंबी सांस खींची और फिर बोला, खानम बी, कम से कम आप मुझसे पूछ तो लेती।
मैं क्या जानूं, आप मुमताज़ के लिए इतने बेचैन हैं। एक दो बार तो मुझे सूझा और इशारतन मैंने आपकी अम्मी से जिक्र भी छेड़ा। उस घर में यह बात छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। चाहे कुछ भी हो, शादी ब्याह के मामले वालदेन ही सुलझाते हैं। वे क्या सुलझाएंगे, वह क्रोध में बोला। आप ठीक ही कहते हैं। जैसे ही मैंने आपकी बात छेड़ी, रजिया ने टोक दिया। क्या कहा उन्होंने? कहने लगी, हम अपने सलीम का ब्याह किसी ऊंचे घर में करेंगे, जहां बकार और दौलत दोनों हों, किसी ऐसे वैसे घर में नहीं। जैसे वह मेरी किस्मत का फैसला करने वाली हैं। वह क्या जाने, जिन्हें वह ऐसा वैसा कहती हैं, वह उनसे कितने ऊंचे हैं। रजिया, जो उसकी मनोदशा का अनुमान लगा रही थी, कुछ समय चुप रहकर बोली, अब क्या ख्याल है? क्या बताऊं, किश्ती बहुत दूर जा चुकी है। क्या हो सकता है अब? आप चाहें तो इस किश्ती को किनारे पर लाया जा सकता है। आपकी ज़बान का क्या होगा? आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मैं आपका यह एहसान उम्र भर ना भुला सकूंगा। फिर वही एहसान, यह तो फ़र्ज़ होगा मेरा। और फिर क्षण भर रुककर बोली, आपकी खातिर मैं अपनी जवान से फिरूंगी। आपको भी अपनी कलम तोड़नी होगी। फरमाइए, मैं मुमताज़ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सोच लीजिए, ऐसा ना हो कि आप अपने किसी बकार का बहाना बनाकर उसकी ज़िंदगी से खेलें। मैं समझा नहीं खानम भी। मुमताज़ की निस्बत के लिए नवाब साहब को मिर्जाजी से कहना होगा। वह क्यों? यह तो मुमकिन नहीं। मिर्जाजी मुमताज़ के बाप हैं। वह इस वक्त गरीब सही, लेकिन ख़ानदानी हैं। उनकी इज्जत, हैसियत और इखलाक उन्हें कभी इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि वह अपनी बेटी को इस तरह दें। निकाह में उनका शरीक होना लाजमी है। लेकिन आप तो जानती हैं, वे मेरे खुशी के दुश्मन हैं। यह आपकी गलतफहमी है। आपकी दुश्मनी अपनी अम्मी से है, ना कि अब्बा जान से। और सब बात तो यह है कि वह आपसे मिलने के लिए सख्त बेकरार हैं। अभी उस दिन मुझसे कह रहे थे कि एक बार सलीम घर पर आ जाए, मैं उससे कुछ न कहूँगा। मैं अब उनके सामने झुकूं? उन्होंने मुझसे यह सलूक किया और मैं उनकी मिन्नतें करूं? मत भूलिए कि वह आपके वालिद हैं। बेटे का सिर बाप के सामने झुकना उसकी हार नहीं, जीत है। वह अपना फ़र्ज भूल भी गए तो आपको अपना फ़र्ज नहीं भूलना चाहिए। सलीम रज़िया की बात सुनकर मौन हो गया। उससे कोई उत्तर न बन रहा था। एक और मुमताज़, दूसरी ओर अपनी हट, इज्जत। समझ में कुछ ना आ रहा था। मस्तिष्क ऐसे में सोच ना सका, और जब असमंजस बहुत बढ़ गया तो वह पिछले द्वार से बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। रज़िया उसके उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ी रही, और जब बड़ी देर तक उसे कोई उत्तर ना मिला तो उसने चिलमन उठाकर भीतर झांका। सलीम वहाँ ना था। रज़िया अचानक किसी विचार से कांप गई। उसने सोचा, यदि उसने भावनावश कुछ कर लिया तो, यदि वे अपने झूठे मान के कारण उसे छोड़ दे तो। रज़िया जाने को पलटी ही थी कि अपने पीछे मुमताज़ को खड़े देखकर रुक गई। मुमताज़ की आंखें अनायास झुक गईं और वह धीरे से बोली, अब्बा जान ने याद फरमाया है आपको। ओह, न जाने कौन सी कशिश है जो मुझे बेसाख्ता इस कमरे की तरफ खींच लाती है। रज़िया ओठों पर बलपूर्वक मुस्कुराहट उत्पन्न करते हुए बोली, आपका बेटा जो ठहरा। मुमताज़ ने उत्तर दिया। तुम्हारा? वह कोई नहीं क्या? बुआ जान। मुमताज़ ने कुछ कहना चाहा, किंतु लज्जा से चुप रही। तुम भी तो कॉलेज से सीधी इसी कमरे का रुख करती हो। मुमताज़ चुप रही। रज़िया ने एक बार उसे सिर से पांव तक देखा और बोली, मुमताज़ जी। मुमताज़ ने धीरे से ओंठ खोले। हाजी बरुद्दीन के लड़के को जानती हो? रफ़ीक साहब। मुमताज़ किसी विचार से घबराते हुए बोली, हाँ वही। भाईजान का ख्याल है कि तुम्हारी निस्बत उनसे तय कर दी जाए। बुआ जान। मुमताज़ ने हल्की सी रूंधी आवाज़ से कहा और नीचे फर्श पर देखने लगी। बात हमने नहीं छेड़ी, खुद हाजी साहब तशरीफ़ लाए थे, इसलिए आज भाईजान ने मुझे बुलाया है। मुमताज़ मुंह फेरकर बाहर की ओर देखने लगी। रज़िया ने देखा उसके माथे पर पसीने की बूंदें एकत्र हो रही थीं। आपको अब्बाजान ने बुलाया है। कुछ क्षण रुककर मुमताज़ ने बिना रज़िया की ओर देखते हुए बात दोहराई। इससे पहले कि मैं भाईजान से मिलूं, तुम्हारे दिल की बात जानना मेरे लिए ज़रूरी हो गया है। मेरे मुस्तकबिल को आप मुझसे बेहतर समझती हैं, लेकिन मैं मुस्तकबिल की नहीं, दिल की बात जानना चाहती हूँ। आपकी अपनी राय क्या है? मुमताज़ ने डरते डरते प्रश्न किया।
इन सबसे मुख्तलिफ क्या? मुमताज़ ने आंखें उठाकर बुआ चांद की ओर देखा। इन आंखों में सहमी सिमटी हुई आशा का संचार छपा था। रज़िया ने क्षण भर उसकी आंखों में झांका और फिर गंभीर मुद्रा में बोली, सोचती हूँ क्यों ना तुम्हें और अपने सलीम को एक कर दूँ। बुआ जान। मुमताज़ का मुख अनायास खिल उठा और एकाएक उसने संकोच से आंखें झुका लीं। तुम्हारा क्या इरादा है? रज़िया ने फिर पूछा। मुमताज़ ने पलकें उठाकर रज़िया की ओर देखा। उसकी आंखों में भरपूर कृतज्ञता झलक रही थी। एक ही सांस में मैं बोली, बुआ जान, मैं आपका यह एहसान उम्र भर ना भूल सकूंगी, और भाग गई। रज़िया कुछ देर वहीं खड़ी उसके पाँव की आहट सुनती रही और फिर मुस्कुराकर नीचे आ गई। खट खट खट। सलीम चौंक कर उठ खड़ा हुआ। कोई खानम बी के कमरे में आया था। यह सोचकर कि शायद खानम बी उससे कोई बात करने के लिए आई हो, वह शीशे की अलमारी के पास खड़ा होकर सुनने लगा। सलीम मियाँ, खानम बी की आवाज़ आई। जी आपा जान, आपने क्या फैसला किया? किस बात का? उसने खानम बी का संकेत समझते हुए भी आश्चर्य प्रकट किया। मुमताज़ से निस्बत के बारे में? सलीम चुप हो गया। उसकी बुद्धि में कुछ ना आ रहा था कि क्या उत्तर दे। आज 3 दिन से वह इसी विषय में सोच रहा था। एक आध बार उसने अब्बा जान के यहाँ जाने की सोचा भी, किंतु फिर रुक गया। इस परिस्थिति में वह वहाँ जाने का साहस ही ना कर सका। अभी तक वह मानसिक दुविधा में था, एक ओर प्रेम और दूसरी ओर हट और घृणा। जब कुछ समय तक उसने कोई उत्तर न दिया तो रज़िया ने स्वयं ही मौन हो भंग किया। मेरे जाने के लिए यह सब तो हो जाता तो बेहतर था। आप कहीं जा रही हैं? वह चौंकते हुए बोला। जी, अगले महीने हज के लिए जाने की सोच रही हूँ। न जाने वापसी कब हो। यह नेक काम सरंजाम हो जाता तो अच्छा था। आपा जान। सलीम के स्वर में एक अनोखी नम्रता थी। फरमाइए, क्या यह मुमकिन नहीं कि आप मेरे अब्बा हुजूर को इस बात पर राज़ी कर लें? क्यों? मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं, लेकिन मेरी इल्तजा तो वहाँ भी ठुकराई जा चुकी है। ओह, लेकिन वह अम्मी जान का नज़रिया था। मुझे यकीन है आप यह बात अगर अब्बा हुजूर तक ले जाएं तो वह ज़रूर मान लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती। हो सकता है मेरी सिफारिश किसी ऐसी गलतफहमी की वजह बन जाए कि बनते बनते सारा काम बिगड़ जाए। उफ़, अब मैं आपसे क्यों कर कहूँ? कह दीजिए, मुझसे क्या शर्म। मुझे अपनी नई अम्मी से सख्त नफरत है। मैं तो उनके साय से भी दूर भागना चाहता हूँ। आखिर क्यों? रज़िया उसके उत्तर से कांप सी गई। वह मेरी जान की दुश्मन है। सलीम मियाँ। रज़िया ने भावना को वश में करते हुए कहा। शायद आपने रज़िया के दिल की जांच नहीं की। वह आपकी सौतेली माँ सही, लेकिन बुरी नहीं। वह सिर्फ सौतेली होती तो कोई बात ना थी, वह मेरी अम्मी की कातिल भी है। सलीम। एक मानसिक पीड़ा के साथ रज़िया ने पुकारा और फिर स्वयं संभलते हुए बोली, कुछ नहीं। न जाने क्यों रज़िया पर आपके मुंह से यह इल्ज़ाम सुनकर आपे से बाहर हो गई। शायद आपने इन्हीं जज्बात को अपनी कहानी सौतेली माँ में कलमबद्ध किया है। यह कहानी नहीं, हकीकत है। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें सच नहीं, किसी दुश्मन ने आपके कान भर दिए हैं। नहीं, यह सच है। कहते हैं मेरी नई अम्मी के साथ एक खादिमा भी थी। दोनों ने मिलकर उन्हें जहर दिया है। मैं इसके सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह आपसे किसने कहा? रज़िया ने झट पूछा। मामू जान ने। फरखान मियाँ ने? जी। क्या आप उन्हें जानती हैं? थोड़ा थोड़ा। तब तो मेरी अम्मी को भी जानती होंगी अच्छी तरह। फिर तो आप उस खादिम से भी वाकिफ़ होंगी? उसने व्याकुल होकर पूछा। नहीं, घर में कई खादिमाएँ थीं, ना जाने कौन थी, कहाँ गई। ओह। एक ठंडा निश्वास खींचकर वह चुप हो गया। मान लीजिए आपको सबूत मिल जाए तो क्या कीजिएगा? थोड़ी देर के असहनीय मौन को रज़िया ने तोड़ा। अपनी अम्मी की मौत का बदला? तब तो मैं ये राज जानने की कोशिश करूंगी। जब तक मैं अम्मी की मौत का बदला ना ले लूं, चैन से ना बैठ सकूंगा। रज़िया ने कोई उत्तर ना दिया और बाहर जाने लगी। उसके पाँव की आहट सुनकर सलीम बोला, आपने मुमताज़ के बारे में कुछ नहीं कहा? ओह। आपके जज्बात का जायज़ा लेने के बाद मैं खुद उलझन में पड़ गई हूँ। कैसे? अगर आप लोगों की आपस में इस कदर दुश्मनी है तो मुमताज़ की ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। नहीं, हमारी दुश्मनी में उसकी ज़िंदगी का क्या वास्ता? मुमताज़ ही मेरी ज़िंदगी है। अब तो एक ही रास्ता है। क्या? आपकी अब्बा हुजूर से मैं खुद बात करूं? तो आप मुझ पर यह एहसान भी करेंगी?
सलीम ने प्रसन्न होते हुए पूछा। क्यों नहीं, जहाँ इतना कुछ किया है यह भी सही। शुक्रिया। रज़िया बिना सलाम का अंतिम शब्द सुने लंबे डग भरती हुई चली गई। सलीम कुछ देर तक तो उसके पाँव की आहट सुनता रहा और फिर छापा खाने के लिए तैयार होने लगा। घर से निकल के अभी सलीम गली के नुक्कड़ पर ही पहुंचा था कि बाजार वाली गली में नवाब साहब की मोटर देखकर ठिठक गया। न जाने मन में क्या आई कि छिपकर अब्बा हुजूर के दर्शन करने के लिए वह खंबे की ओट में खड़ा हो गया। गाड़ी खाली थी, सो अधिक प्रतीक्षा न करते हुए वह बढ़ गया। छोटे मियाँ, अचानक नवाब साहब के ड्राइवर की आवाज़ ने उसे रोक लिया और वह मुड़कर पीछे देखने लगा। ड्राइवर जो कि सलीम को खंबे के पास खड़े देख चुका था, झट उसके सामने आकर अभिवादन करने लगा। अब्बा हुजूर कहीं तशरीफ़ ले गए हैं? सलीम ने उसके सलाम का उत्तर देते हुए पूछा। नहीं, आपकी अम्मी तशरीफ़ लाई हैं। कहाँ? ना जाने इसी मोहल्ले में कहाँ गई हैं। लेकिन आप? सलीम ने हाथ के संकेत से उसे चुप रहने को कहा और स्वयं अपने मोहल्ले में दृष्टि दौड़ाकर देखने लगा। उसी समय एक बुर्कापोश महिला मिर्जा जी के घर से निकलकर बाजार की ओर दौड़ बढ़ी। महिला की चाल और कद इत्यादि से उसे रज़िया का संदेह तो हुआ, किंतु फिर वह सोचने लगा कि मिर्जा साहब से उनका क्या संबंध हो सकता है। कोई और हो, शायद वह आ रही है। ड्राइवर ने बुर्कापोश स्त्री की ओर संकेत करके कहा और सलीम को अचंभे में डाल दिया। ओह! सलीम ने स्तब्ध होकर उधर देखते हुए पूछा, क्या वह अक्सर इस मोहल्ले में आती है? सलीम बुर्कापोश महिला को समीप आते देखकर आगे बढ़ गया। ड्राइवर ने रोकते हुए पूछा, अम्मी जान से नहीं मिलिएगा कहीं? सलीम ने कटु स्वर में कहा और बाजार की भीड़ में मिल गया। क्षण भर में गाड़ी रज़िया को लेकर उसके पास से गुजर गई। यह सब एक चलचित्र के समान हो गया। असली मूर्तिमान वहीं रुक गया। उसके मस्तिष्क में भ्रम और संदेह का बवंडर सा उठा। कहीं खानम भी ही रज़िया तो नहीं? नहीं तो इनका क्या संबंध? उसे तो अनुभव हुआ मानो उसे अचानक किसी विषैले सांप ने डस लिया हो। यह विचार आते ही वह एकाएक मुड़ा और वापस अपने मकान में जाकर मिर्जा जी का नाम लेकर पुकारने लगा। घर की नौकरानी बाहर आई और उसने बताया कि मिर्जा जी तो सवेरे के लिए छापे खाने से नहीं लौटे। ओह, तो मुमताज़ घर पर होगी? हाँफते हुए उसने पूछा। नहीं, वह तो 2 रोज़ से कॉलेज से नहीं आई। और कोई है घर में? जी नहीं। ऊपर से ज़रा खानम बी को बुला लाओ, कहना जरूरी काम है। वह तो चली गई। कहाँ? सलीम का मुंह खुला का खुला रह गया। ना जाने कहाँ। कब? आपके आने से थोड़ा पहले। सलीम सन्न से रह गया। थोड़ी देर हुई वह खानम बी को छोड़कर नीचे आया था। उसका संदेह विश्वास में परिवर्तित होने लगा। क्या खानम बी उसकी नई अम्मी है? वही आवाज़, वही बातचीत का ढंग और रज़िया से सहानुभूति। और वह उसके घर वालों से कितनी परिचित है। क्या वह उसकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही थी, तमाशा देख रही थी? किंतु मुमताज उससे इस नाटक में किस प्रकार मिल गई? उसका मस्तिष्क उलझनों में धुंधला गया। उसे कुछ सूझना पड़ रहा था। पहले तो उसने सोचा कि छापे खाने में जाकर मिर्जा जी से यह पहेली सुलझ पाए, किंतु फिर विचार आया पहले मुमताज़ से मिलना उचित होगा। किंतु उससे कॉलेज में भेंट संभव नहीं थी। कुछ सोचकर उसने वहीं खड़े खड़े मुमताज़ के नाम एक छोटे से पत्र में उसके आज ही किसी आवश्यक कार्य से मिलने की प्रार्थना की और नौकरानी के हाथ वह पत्र उसके कॉलेज भिजवा दिया। इधर मार्ग में चलते हुए ड्राइवर ने रज़िया को बताया कि किस प्रकार सलीम से अभी बाजार में उसकी भेंट हुई थी। उसने उसे यह भी बताया कि सलीम उसके आग्रह पर भी उससे मिलने के लिए नहीं रुका और यह जान करके कि वह प्रायः दिन में 2-2 बार इस मोहल्ले में आती हैं, उसे आश्चर्य हुआ और उसे आते हुए देखकर ही खिसक गया था। रज़िया यह सुनकर काँप सी गई। हो सकता है सलीम ने उसे मकान के बाहर आते देख लिया हो और संदेह करने लगा हो। उसके मन में शंकाएं उठने लगी। जब रज़िया घर पहुंची तो नवाब शौकत अली खां बारादरी में बैठे हुक्का पी रहे थे। पत्नी को इस समय बाहर से आते देखकर उन्होंने पूछा, कहिए बेगम, कहाँ से तशरीफ़ आवरी हुई? जरा भाईजान से मिलने चली गई थी। उसने बुर्का उतारकर शबरातन को देते हुए कहा। ओह, कैसी तबीयत है अब मिर्जा जी की? मुद्दत हुई नज़र नहीं आए। ठीक है, दिन भर काम से फुर्सत नहीं मिलती। चंद रोज़ हुए मैं सदी के दफ्तर में गया था, मालूम हुआ वहाँ से चले गए हैं। कहीं और मुलाजमत कर ली है क्या? जी। कहाँ? तुमने जिक्र तो नहीं किया।
इनकलाब के दफ्तर में। इनकलाब का नाम सुनते ही हुक्के की नली नवाब साहब के हाथ से छूट गई और वह बेगम की ओर घूरकर देखते हुए बोले, क्या वह सलीम के साथ काम कर रहे हैं? जी। किस ख्याल से? कुछ आवेश में वह बोले, मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? उनका क्रोध आश्चर्य में परिवर्तित हो गया। फिर कुछ रुककर वह बोले, कहीं भटक न जाएं वह भी। क्या सलीम मियाँ जानते हैं कि आपका मिर्जा जी से क्या रिश्ता है? रजिया ने पूछा। नहीं। नवाब साहब चुप होकर कुछ सोचने लगे। उनके मुख पर चिंता और क्रोध के चिन्ह उलझने लगे। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, रजिया ने नवाब साहब को संबोधित किया। क्या? उन्होंने आश्चर्य से बेगम को देखा। भूल समझिए या बहुत बड़ी गुस्ताखी। आपकी बिना इजाज़त सलीम से रगबत बढ़ाई, उन्हें अपने मकान में लाकर रखा और इनकलाब का पर्चा निकालने के लिए एक बहुत बड़ी रकम भी दी। रजिया, उन्होंने चिल्लाकर क्रोध में पत्नी की ओर देखा और उसी स्वर में बोले, क्यों? तुमने यह क्यों किया? उनका मुख एकाएक लाल हो गया। 2 जिंदगियों को बचाने के लिए। रजिया ने नम्रता से उनकी क्रोध भरी दृष्टि का सामना करते हुए उत्तर दिया, कैसी जिंदगियां? आप और मुमताज। मैं और मुमताज? उन्होंने दोहराया। रजिया की बात ने उन्हें बौखला दिया। जी, आपकी आंखों का नूर मुमताज का सरताज बनने जा रहा है। यह तुम क्या कह रही हो बेगम? वही जो मैंने आज तक आपसे राज रखा। वे दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन यह सब हुआ क्यों कर? जो सलीम तुमसे नफरत करते हैं। रजिया ने स्वयं ही उनकी बात को पूरा किया और बोली, सो तो अब भी करते हैं, लेकिन आप जानते हैं क्यों? नवाब साहब ने गर्दन हिलाकर प्रश्नसूचक दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। उनका ख्याल है कि मैंने उनकी अम्मी को जहर खिला दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। महज उसके ख्याल से झूठ सच नहीं बनता। अगर ऐसा था तो इनकलाब में छपी कहानी शहर भर में बावेला मचा देती। हमें शहर वालों से क्या, हमारे सलीम के दिल में तो यह बात बैठी हुई है। और आप जानते हैं, यह आग अपने फरखान मियाँ की लगाई हुई है। उसकी यह मजाल। वे क्रोध में बोले, ये बातें तो बात की हैं, अब एक और काम करना होगा। क्या? चलकर दोनों की जिंदगियों को बचाना होगा। सलीम मियाँ को अब तक नहीं मालूम कि मैं खानम बी के पर्दे में उनकी मदद करती रही हूँ। तो क्या यह राज मुझे उस पर जाहिर करना होगा? नहीं, बड़ी बेगम का राज। उन्हें इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि मैंने कत्ल नहीं किया। नहीं बेगम, यह नामुमकिन है। आपको यह सब मेरी खातिर करना होगा। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, इस खानदान की भलाई के लिए, मेरी मुमताज़ की ज़िंदगी के लिए। रजिया की आवाज़ भर्रा गई और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। नवाब साहब असमंजस में पड़ गए। आज से पहले उन्होंने रजिया को कभी रोते हुए न देखा था। पीड़ा भरे स्वर में भारी मन से उन्होंने कहा, बेगम, यह तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे उस गुनाह की जो चाहे सज़ा दे दीजिएगा, मैं हंसते हुए झेल लूँगी, लेकिन लिल्लाह इन बच्चों की ज़िंदगी बचा लीजिए। शीघ्र ही नवाब साहब बेगम को साथ लेकर मोटर में कहीं बाहर चले गए। नौकर सब आश्चर्य में अपने अपने अनुमान लगाने लगे। इसमें उनके इस समय बाहर जाने का रहस्य यदि कोई समझता था तो वह रमज़ानी था, जो चोरी छिपे उनकी बातें सुन रहा था। नवाब साहब और बेगम के जाते ही रमज़ानी फरखान मियाँ को यह सूचना देने उस होटल की ओर चल पड़ा जहाँ वह नशे में धुत पड़ा था। उसे भय था कि यदि बेगम की मृत्यु का रहस्य खुल गया तो फरखान और उसकी अपनी बंधी पेंशन सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। रात का पहला पहर चादर ओढ़े धीरे धीरे बढ़ रहा था। सलीम के कमरे में पूर्ण अंधेरा छा रहा था। मुमताज़ ने शीशे की अलमारी की ओर झांका और सलीम को सामने पाकर उसके कमरे में चली आई। एकाएक उसके पांव रुक गए। उसे यूँ लगा कि पलंग पर कोई लेटा सिगरेट पिए जा रहा था। वहीं खड़े होकर उसने धीरे से सलीम का नाम पुकारा और कोई उत्तर न पाकर झट बिजली का बटन दबा दिया। आप अंधेरे में लेटे क्या कर रहे हैं? उसने सलीम की ओर आश्चर्य से देखते हुए पूछा। जिगर फूंक रहा हूँ। सलीम ने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा और धड़ उठाकर बिस्तर पर बैठ गया। मुमताज़ धीरे से आगे बढ़ी और वातावरण की गंभीरता को दूर करने के लिए चंचलता से बोली, इस बंदी को अचानक याद कैसे आई? यूं ही दिल की बेकरारी ने मजबूर कर दिया। ओह, तभी आप अपना जिगर फूके जा रहे हैं। और फिर फर्श पर बिखरे हुए सिगरेट के टुकड़ों पर दृष्टि डालते हुए बोली, देखिएगा कहीं जिगर के साथ साथ घर भी ना फूक जाए। यह तो कब का फूक गया।
मुमताज़ सलीम के चेहरे की अनोखी दशा, उसकी लाल अंगारा आंखें और बातचीत के अनोखे ढंग को देखकर चौंकी और फिर समीप उसके निराहने रखे नोटों के ढेर देखकर चकित रह गई। इतने रुपयों की बारिश कहाँ से हुई? उसने आश्चर्य से सलीम की ओर देखा। एक दोस्त का एहसान उठाया है, कर्जा लिया है। क्यों? उसके उत्तर की पहेली समझते हुए मुमताज ने फिर पूछा। ताकि दूसरों का एहसान उतार सकूं। कैसा एहसान? किसका एहसान? शंकित मन से उसने पूछा। खानम बी का। सोचा उनका रुपया लौटा दूं। लेकिन ये अचानक आपने क्या सोचा? मुमताज़, एक निश्वास खींचते हुए सलीम ने पुकारा और चारपाई से उठकर उसके सामने खड़ा होते हुए बोला, जब एहसान बोझ बन जाए तो उसे सिर से उतार ही देना चाहिए। कुछ बात हुई क्या बी खानम से? उसने कंपित स्वर में पूछा। नहीं, आपको इसलिए बुलाया कि शहादत रहे कि मैंने पूरी रकम लौटा दी है। जब उन्होंने ये रकम आपको दी थी तब तो कोई शहादत न ली थी। शहादत ना सही, सिफारिश तो की थी मेरे किराएदार के बारे में। मुझे भी तो आपके जज्बात का पास रखना है। मुमताज़ चुप हो गई और दो पग पीछे हटकर बोली, जान पड़ता है किसी ने आपके कान भरे हैं। नहीं मुमताज़, कुछ बह गया हूँ। न जाने कई दिन से एक अजीब खौफ दिल को बांधे हुए है। क्या? हमारे सामने शीशे की दीवार देख रही हो ना? ऐसा मालूम होता है यह दीवार नहीं, एक धोखा है जो मेरे बकार और सुकून को मिटा देना चाहती है। यह आप क्या कह रहे हैं? वह जो मेरा दिल महसूस कर रहा है, जो मेरा दिमाग सोच रहा है, वह जो तुम जानती हो और मुझसे नहीं कह सकती। साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? यह खानम बी हैं कौन? खानम बी? वह इस प्रश्न के लिए तैयार ना थी। खानम बी हमारी पड़ोसन? यह सरासर झूठ है, वह चिल्लाया। यह आपको क्या हुआ जा रहा है? मुमताज़ बाहर जाने के लिए पलटी। सलीम झट उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसका मार्ग रोकते हुए बोला, खाओ मेरी और अपनी मोहब्बत की कसम कि यह झूठ है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ इल्म नहीं। वह चिल्लाती हुई बाहर की ओर भागी। सलीम ने उसकी बाँह पकड़ ली। मुमताज़ एक चीख मारकर रह गई। इसी समय साथ के कमरे में प्रकाश हुआ और किसी के भीतर आने की आहट हुई। मुमताज़ ने अपनी बाँह छुड़ाने का प्रयत्न किया और बोली, छोड़िए, कोई आ रहा है, आने दो। मुमताज़ सिर से पैर तक पसीने से लथपथ हो रही थी। वह एक घायल पक्षी के समान चिल्लाई, छोड़िए, देखिए, मुझे रुस्वा ना कीजिए। इससे पूर्व कि सलीम उसे कोई उत्तर देता, रज़िया की आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। मुमताज़ को छोड़ दीजिए सलीम मियाँ। सलीम का हाथ ढीला पड़ गया और मुमताज़ अपना हाथ खींचकर झट बाहर भाग गई। सलीम मौन खड़ा शीशे की उस दीवार को देखता रहा जिसके दूसरी ओर रज़िया का धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था। कहिए सलीम मियाँ, क्या कहना है आपको? सलीम अब भी चुप रहा। रज़िया ने फिर उसे संबोधित किया, आप खामोश क्यों हैं? फरमाइए, क्या पूछना था आपको? मुमताज़ से, मैं हाजिर हूँ आपके सवालात का जवाब देने को। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। उसने दबे स्वर में रज़िया की बात का उत्तर दिया। क्यों? आपने मुझे धोखा दिया। बी खानम के पर्दे में आपने मेरे जज्बात का खून किया है। यह झूठ है। आपने मेरे दिल की कैफियत जानकर मेरी मजबूरियों का मजाक उड़ाया है, तमाशा देखा है। आप गुस्ताखी की हद तक पहुँच रहे हैं। आपने बकार और इज्जत के पर्दे में जिल्लत बख्शी है, मुझको नीचा किया है। ऐसा सोचना भी गुनाह है। अगर सब झूठ है तो आप एक बात मान सकेंगी मेरी? कहिए, अपने आप को बेनकाब करके मेरे सामने आ जाइए। क्यों? ताकि मुझे यकीन हो सके। अगर आप में सदाकत है तो खौफ कैसा? वह फिर भी चुप रही। सलीम कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा और फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। इस हंसी में एक अनोखा व्यंग था। हंसते हंसते उसने फिर कहना आरंभ किया, आप तो मुझसे माँ का सा सलूक कर रही थीं। खामोश क्यों हो गई? आपकी ममता को क्या हुआ? और अब भी जब रज़िया ने उत्तर न दिया तो वह धीरे से बोला, मैं आपकी मजबूरी को अच्छी तरह समझता हूँ। आज तक गुनाह ने खुद आपको बेनकाब नहीं किया, हमेशा किसी और ने ही उसे नंगा किया है। इस वाक़े के साथ ही उसने पास मेज पर रखा फूलदान उठाया और शीशे की दीवार पर दे मारा। दीवार फूलदान के लगते ही टूट गई। शीशे के टुकड़े के गिरने की आवाज़ आई और इसके साथ ही सलीम के मुंह से अनायास एक चीख निकली। उसके सम्मुख एक बेनकाब चेहरा था। सिर पर बाल नहीं, आंखों में काले गड्ढे और पूरा चेहरा आग से झुलसा हुआ।
सलीम इस भयानक कुरूप सूरत को देखते ही कांप उठा और गर्दन झुकाकर कुर्सी पर बैठ गया। इसे देखने का उसे साहस ना हो रहा था। उसके सामने खड़ी महिला अपने स्थान से हिली और टूटे फूटे शीशों को पार करती सलीम के सामने खड़ी हुई। बेटा सलीम। यह आवाज़ भी खानम की आवाज़ से बिल्कुल अलग थी। सलीम इस नई आवाज़ को सुनकर चौंक पड़ा और दृष्टि उठाकर ध्यानपूर्वक उस भयानक चेहरे को देखने लगा। बिना चमक के झुलसी हुई आंखों से आंसू ढलक रहे थे। आप कौन हैं? सलीम ने एकाएक पूछा। तुम्हारी बदनसीब अम्मी। क्या? मेरी अम्मी? हाँ सलीम मियाँ, आखिर तुमने मुझे बेनकाब कर ही डाला। उफ खुदाया, मैं ये क्या देख रहा हूँ? सलीम ने अपना सिर थाम लिया। तुम्हें सबूत चाहिए था ना कि तुम्हारी अम्मी क्यों कर मरी, इसलिए मुझे अपनी मनहूस सूरत को तुम्हारे सामने लाना पड़ा ताकि तुम किसी नेक खातून पर इल्ज़ाम लगाकर उसे और जलील ना कर सको। मैं न जानती थी कि तुम इस नासमझी से काम लोगे, रज़िया बहन से इतनी नफरत करोगे, ऐसा सलूक करोगे। उसने तुम्हें अपनी औलाद से बढ़कर चाहा, प्यार किया, इज्जत और शोहरत बख्शी, अपने आप को कुर्बान करके इस खानदान की बेहतरी चाही, अपनी मुमताज को तुम्हारे करीब लाई और इस फरिश्ता सीरत औरत को यह बदला। शायद तुम्हारी इस सौतेली अम्मी के एहसान मैं और तुम दोनों ना उतार सकें। बस बस रहने दीजिए। आपकी ज़िंदगी की क्या पहेली है, यह मेरी अक्ल के बाहर है। आप कौन हैं, क्या हैं? आपके इस वक्त आने का क्या मकसद है? मैं इसे कोई और नया धोखा ना समझूं तो क्या समझूं? आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। सलीम घबराकर द्वार की ओर देखने लगा। नवाब साहब और रजिया पर्दा उठाकर भीतर आए। अब्बा हुजूर आप? सलीम का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। कहो, अब यकीन आया कि तुम्हारी अम्मी जिंदा है? लेकिन आप तो कह रहे थे। मैं कह रहा था वह मर चुकी हैं। जिस हालत में तुम उसे अपने सामने देख रहे हो, क्या वह मौत से बदतर नहीं? लेकिन ऐसी हालत इनकी बनाई किसने? तुम्हारे हमदर्द और सलाहकार फरखान मियाँ ने। उन्होंने जेल से निकलते ही तुमको बस में कर लिया है कि किसी तरह उसकी मुट्ठी गर्म रहे और तुम हालात का खिलौना बनकर उसकी उंगलियों पर नाचने लगे। इससे उन्हें क्या हासिल? बहुत कुछ। पहली किश्त तो वह तुमसे वसूल भी कर चुके और तुम बेखबर हो, नवाब साहब ने कड़े स्वर में कहा। सलीम ने प्रश्नसूचक दृष्टि से रजिया की ओर देखा। रजिया ने उसका कौतूहल दूर करते हुए बीच में कहा, वह 10,000 का चेक जो आपने डाक में लौटाया दिया था, फरखान मियाँ कैश करवा के कब के उड़ा चुके हैं और अब दिन रात इस फिक्र में हैं कि कब अमरोहा की जायदाद तुम्हारे कब्जे में आए और वह उस पर गुलछर्रे उड़ाएं। नवाब साहब बोले, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, यह सब क्या है? सलीम तिलमिलाकर बोला और मुंह फेरकर दूसरी ओर देखने लगा। भयानक चेहरे वाली महिला फिर सलीम के सामने खड़ी हुई और नम्रता से बोली, फरखान मेरा भाई भी है और दुश्मन भी। मेरी ये हालत जो तुम देख रहे हो उसी की बदौलत हुई है। एक रोज़ गुस्से में शराब के नशे में उसने मेरे कपड़ों को आग लगा दी। किस लिए? इसी अमरोहा की जायदाद के लिए। तुम्हारी पैदाइश से पहले वही इस जायदाद का सरपरस्त था और यह जायदाद तुम्हारे नाना मरहूम ने मेरी औलाद के लिए वसीयत में छोड़ी थी। अगर तुम पैदा ना होते तो इस पर फरखान का ही हक था। उससे और कुछ ना कहा गया और वह सुस्ताने के लिए इधर उधर देखने लगी। रजिया ने झट उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। तब क्या हुआ? सलीम ने पूछा। नवाब साहब बेटे के सामने आकर उसकी अम्मी की बात को पूरा करते हुए बोले, जब फरखान को यह पता चला कि तुम्हारी अम्मी की गोद भरने वाली थी तो जुनून में उन्हें जिंदा जला देने की कोशिश की। यह तो खुदा का शुक्र है कि रजिया उन दिनों हमारी ही यहाँ थी कि तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी दोनों की जान बच गई। हाँ सलीम, यह सब ठीक है। थकी हुई सलीम की अम्मी ने उसे फिर संबोधित किया। रजिया बहन के हम सब पर बेहद एहसान हैं। अगर यह ना होती तो हम में से शायद कोई जिंदा ना होता। पैदाइश से लेकर अब तक रजिया ने तुम्हें अपने ही जिगर का टुकड़ा माना है। हकीकत यह है कि आपके अब्बा और इस घर को बचाने में उन्हीं का हाथ है। मेरे मजबूर करने पर भी यह जिम्मेदारी रजिया ने उठाई है। अम्मी जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सलीम उठकर माँ के पास आ गया। उसकी आंखों में भी आंसू झलक आए थे। मुझसे नहीं बेटा, रजिया से माफ़ी मांगो, माँ ने स्नेह से कंधे पर बेटे के हाथ रखते हुए कहा। सलीम ने भीगी पलकों से पहले नवाब साहब को देखा और फिर रजिया को। दोनों की आंखों में भरपूर स्नेह झलक रहा था। नवाब ने बढ़कर उसे गले लगा लिया।
माफ़ कीजिए अम्मी जान। पिता से अलग होकर सलीम रज़िया के समीप आते हुए बोला, एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया मुझसे, जज्बात की रौ में। क्या? रज़िया ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। गुस्से में ये शीशे की दीवार तोड़ दी। अच्छा हुआ, रज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। सामने से दीवार ना हटती तो शायद हम जिंदगी भर एक दूसरे से अलग रहते। अभी शब्द रज़िया की जबान पर ही थे कि बाहर भारी पाँव की आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी ने सलीम का नाम लेकर पुकारा। स्वर जाना पहचाना फरखान मियाँ का था। सलीम की अम्मी ने झट बुर्का ओढ़ लिया और एक ओर हटकर खड़ी हो गई। फरखान नशे में चूर लड़खड़ाता हुआ भीतर आया और नवाब साहब और रज़िया को सामने देखकर चौंक सा गया, किंतु फिर झट जोर से हंसने लगा। फरखान मियाँ, सलीम ने उसकी व्यर्थ हंसी सहन न करते हुए कड़क कर पुकारा। फरखान मियाँ न कहो, मामू जान कहो। यह कहते हुए फरखान नशे में डोलता हुआ आगे बढ़ा। तुम्हें मामू कहते शर्म महसूस होती है? इतने बेगैरत, इतने जलील। मैं समझ गया। नशे में वह बोला, आज मेरे दुश्मनों का पल्ला भारी है। उन्होंने तुम्हें जरूर वह राज बता दिया, झूठ मूठ फरेब, जो मेरे जेल जाने पर एक बार पहले भी कहा गया था, ताकि नई बेगम पर कोई इल्ज़ाम ना आए। फरखान, सलीम क्रोध में भरा उसके समीप आकर सामने खड़ा हो गया। सलीम मेरे अजीज़, फरखान ने सलीम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सलीम ने झट उसका हाथ झटक दिया। फरखान ने उसकी परवाह ना करते हुए फिर कहा, तुम भी पराए हो गए? सलीम, मेरा जीना हराम हो जाएगा। क्या तुमने यकीन कर लिया कि मैंने तुम्हारी अम्मी को जला दिया? क्या कोई भाई अपनी बहन को आग की नज़र कर सकता है? यह एक ढोंग है, इल्ज़ाम है जो मेरे ऊपर तुम्हारे अब्बा ने अपनी नई बेगम का गुनाह छुपाने के लिए। फरखान अभी बात पूरी भी न कर पाया था कि उसकी बहन नकाब उलटकर सामने आ खड़ी हुई। बहन की इस दशा में और सामने जीवित देखकर फरखान का नशा एकाएक हिरन हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई जादू का खेल देख रहा था। उसने एक दो बार आंखों को झपका और फिर कांपते हुए स्वर में रुककर बोला, आपा तुम? यह कहकर वह एकाएक उल्टा और बाहर की ओर भागा। सलीम ने झट उसे बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लिया और जोर से पीटना आरंभ कर दिया। फरखान के मुंह से खून बहने लगा और वह चीख मारकर गिर पड़ा। सलीम ने उसे खींचा और बाहर लाकर पांव की ठोकर से नीचे धकेल दिया। नवाब साहब ने सलीम को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया, किंतु युवक के बल के सम्मुख उसका कोई बस ना चला। उन्हें सलीम पर भी क्रोध आ रहा था। फरखान को लुढ़कता हुआ देखकर वह स्वयं भी झट सीढ़ियां उतर गए। फरखान लहू से लथपथ बेसुध पड़ा था। नवाब साहब ने ड्राइवर को संकेत किया। दोनों ने मिलकर कठिनता से उसे गाड़ी में डाला और गाड़ी अस्पताल की ओर चल पड़ी। सलीम अपने कमरे में बैठा इंकलाब के लिए नई नज़्म लिख रहा था। शाम गहरी होती जा रही थी और अपनी कल्पनाओं में डूबा मन के प्रकाश में खोया था। उसके मस्तिष्क में रह रहकर रज़िया अम्मी की छवि उभरती। घृणा, प्यार, स्नेह और आदर वे परिवर्तित हो चुकी थी। इस देवी के उनके पूरे परिवार पर अगणित उपकार थे। उनकी अपनी अम्मी अकेली एक नर्स के संग उनकी नदी किनारे वाली कोठी में रहती थी, एकाकीपन में जहाँ उसे कोई न देख सके। सलीम प्रतिदिन नियमानुसार उनके पास जाता और घंटों बैठा रहता। अम्मी ने उसे बताया कि नवाब साहब उसे मन से चाहते थे और अब भी बिना उसकी इच्छा के घर में तिनका ना हिलता था। उसी के विवश करने पर रज़िया और नवाब साहब का ब्याह हुआ था और रज़िया को हाँ करवाने के लिए उसे कठिन जतन करना पड़ा। उसने बताया कि यह एक प्रकार रज़िया का बलिदान ही था और वे सब इसके लिए उसके ऋणी थे। सलीम यह नई कविता रज़िया अम्मी पर लिख रहा था। कल्पना में यह देवी उसके सम्मुख कई रूपों, कई रंगों में आए जा रही थी और वह कलम से कागज पर हृदय के कोमल भावों को उतारे जा रहा था। ध्यानमग्न उसे पता ना चला कि सूरज कब डूब गया और अंधेरे ने अपने पंख फैला दिए थे। एकाएक किसी ने बिजली का बटन दबा दिया और कमरे में प्रकाश हो गया। सलीम ने बिना देखे हुए शुक्रिया कहा और बैठा लिखता रहा। फिर अचानक दृष्टि उठाई और रज़िया अम्मी को सामने खड़ा देखकर स्वयं आदर के लिए उठ खड़ा हुआ। आप अंधेरे में बैठे क्या कर रहे हैं? रज़िया ने मुस्कुराते हुए पूछा। यूं ही बैठा कुछ लिख रहा था। नज़र या नज़्म? नज़्म, अगले पर्चे के लिए। क्या उन्वान है? उन्वान अभी सोचा नहीं। आज आप तमाम दिन कहाँ थीं? मुमताज़ के साथ बाजार गई थी। मालूम होता है आप पूरा बाजार खरीद लाईं। रज़िया के हाथों में कई डिब्बे देखते हुए सलीम बोला। मौका जो ऐसा ठहरा। कैसा? सलीम ने आश्चर्य से पूछा। शादी का। यह सब काम मुझे अकेले ही करना है। ओह, सलीम रज़िया का संकेत समझ गया। खाना कब खाएगा?
रज़िया ने पूछा। अब्बा हुजूर आ जाएं तो? वह तो कब के आ चुके। तो मैं आया, थोड़ी देर, ज़रा जल्दी आइएगा, रज़िया ने कहा और वापस लौट गई। सलीम मेज पर झुककर अधूरी कविता को पूरा करने लगा। अभी उसने कलम उठाई ही थी कि एक गुलाब का फूल उसके माथे को छूता हुआ मेज पर गिरा। सलीम ने दृष्टि उठाकर देखा। खिड़की के पास मुमताज़ खड़ी मुस्कुरा रही थी। सलीम झट खिड़की के पास पहुंच गया। मुमताज़, तुम? सोचा छोटे नवाब से मिलती चलूं। तो अंदर आओ ना। क्यों, बुआ जान ने मना कर रखा है क्या? नहीं, फिर? आप ना समझेंगे सलीम मियाँ। क्या? शीशे की दीवार फोड़कर आपने तो अपना रास्ता साफ कर दिया, लेकिन हमारी मोहब्बत के दरमियान तो एक नई दीवार खड़ी कर दी। सगाई की? मुमताज़ ने संकोच से आंखें झुका ली और फिर धीरे से बोली, शादी से पहले मेलजोल बिल्कुल मना है। यह किसका हुक्म है? दिल का। यह कहकर मुमताज़ झट भाग गई। सलीम ने धीरे से पुकारकर उसे रोकना चाहा, किंतु वह बाग के अंधेरे में लुप्त हो गई थी। सलीम अपने स्थान पर लौट आया और कविता का अंतिम बंद लिख डाला। तुझे सकून न मिला इसलिए कि माँ है तू, बिसाते हस्ती पे एक दर्दे जां विदा है तू। तेरे जिगर में अजीज़ों का दर्द पिना है, वह दर्द जिससे मोहब्बत की शमा लर्जा है। उसकी कल्पना को प्रेम का रंग मिल चुका था। तो मित्रों, इस प्रकार गुलशन नंदा का उपन्यास शीशे की दीवार समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये उपन्यास अवश्य पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं आपको उपन्यास कैसा लगा। सभी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सभी को बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।